जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस की इस सीरीज में जिसका नाम है सरसरी निगाहों से। मैं आपका बॉटनी मेंटर डॉक्टर ब्रिजेश लवानिया स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज में। आज हम इस सीरीज में पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार नीट में इससे 6 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। यूजुअली आप देखेंगे जैसे 2003 की मैं बात करूं तो इसमें 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2004 की बात करूं तो 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए थे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन आना बड़ी बात है। तो मेरे साथ इस टॉपिक का आप रिवीजन करेंगे। आज आप अपनी बुकलेट साथ में रखेंगे। जो जो बातें जहां जहां मैं बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको टिक करते जाएंगे और बारीकी से उन बातों को भी समझेंगे जहां पर आप गलती कर सकते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ इस लेक्चर में और इसको रिवाइज करिएगा जिससे कि आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखिएगा, इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने आपको बताया प्लांट किंगडम में हम पूरे 5 ग्रुप्स पढ़ते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और इन 5 ग्रुप में से सिर्फ एंजियोस्पर्म एकमात्र ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर्स बनते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। बाकी सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। तो बाकी सबका रिप्रोडक्शन, बाकी सबकी लाइफ साइकिल हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। यहाँ पर अपन सेपरेटली पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर के शुरू में एक इंडियन साइंटिस्ट ने, पंचानन माहेश्वरी, उनका थोड़ा सा जिक्र है जिसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते और कभी कभार इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पंचानन माहेश्वरी के जीवन परिचय से हम बात करें तो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े लिखे, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में वो ये कि इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ प्लांट इंडियन एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी को बोलते हैं। दूसरा, इनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पहली बार टैक्सोनॉमी में इस्तेमाल करना शुरू किया था। तीसरा, इन्होंने इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन को इजाद किया था जिसमें हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के जो बैरियर होते हैं उनको ओवरकम करते हैं, उनको दूर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें कुछ हर्डल्स होते हैं जिनको दूर करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की थी, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। जिसमें क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को बाहर जर्मिनेट करा के सीधे ओवरी में डाल देते हैं बजाय स्टिग्मा। तो इसको बोलते हैं इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी। और इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन भी स्टार्ट कराया था प्लांट के अंदर। तो ये खास बातें हैं इनके बारे में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, चूंकि हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन बताया। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना। 2 टाइप है उसकी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें बेसिक बहुत सारे अंतर हैं लेकिन जो मेन अंतर है वो है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। वैसे कई सारे डिफरेंसेस जो अपन ने पढ़ाए, किसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, किसमें नहीं होते, सारे डिफरेंसेस में से जो की इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझिए, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ ऐसे तरीके हम पढ़ते हैं जिनमें गैमीट्स तक तो बनते हैं, जैसे पार्थिनोजेनेसिस हो गया, लेकिन उनको मानते अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो की इवेंट फर्टिलाइजेशन है, याद रखिए। इन दोनों में से सेक्सुअली कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको बताई। उसमें वेरिएशंस आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले ऑर्गेनिज्म डिट्टो कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं है। अब बात करेंगे हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट की। तो जिन प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एल्गी से लेके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक सब में होता है, तो सभी के सेक्सुअल लाइफ साइकिल में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पाया जाता है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें स्पोरोफिटिक फेज गैमीटोफिटिक फेज में और गैमीटोफिटिक फेज वापस स्पोरोफिटिक फेज में चेंज होती है। स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉयड होती है,
मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड में कन्वर्ट होती है और हैप्लॉइड फेज वापस से फर्टिलाइजेशन के द्वारा गैमेटोफिटिक फेज में चेंज, स्पोरोफिटिक फेज में चेंज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें स्पोरोफाइट से जो गैमेटोफाइट बनाने वाली सेल है वो स्पोर मदर सेल होती है, जिनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक फेज की आखिरी सेल और उसके रिडक्शन डिवीजन से क्या बना? स्पोर। स्पोर इस गैमेटोफिटिक फेज की पहली सेल। तो स्पोर यहाँ पर दो प्रकार के बनेंगे, क्योंकि आपको बताया हुआ मैंने प्लांट किंगडम में कि टेरिडोफाइट से पहले वाले सारे प्लांट यानी ब्रायोफाइट और एल्गी क्या होमोस्पोरस एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं, और टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सिर्फ हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, यानी माइक्रोस्पोर मेगास्पोर अलग अलग बनते हैं। अब हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस दो प्रकार के प्लांट हैं। तो टेरिडोफाइट से पहले वाले सारे होमोस्पोरस और टेरिडोफाइट के बाद वाले जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पूरी तरह से हेटेरोस्पोरस होते हैं, और टेरिडोफाइट में दोनों कंडीशन पाई जाती है। तो एंजियोस्पर्म कैसे होंगे? हेटेरोस्पोरस, तो दो तरह के स्पोर बनेंगे। तो स्पोरोफाइट भी दो तरह की, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरोफाइट, मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरोफाइट कहलाती है। उससे दो तरह के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक फेज की पहली सेल स्पोर है, आखिरी सेल क्या? गैमीट। गैमीट फ्यूज होके क्या बनाते थे? जाइगोट। जाइगोट स्पोरोफिटिक फेज की पहली सेल। ये सारी बातें पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? कि प्लांट में हम एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्म सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ एनसीईआरटी में, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होता है, लेकिन जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर जरूरी नहीं है कि फ्लावर्स पाए जाएं। अब बात करते हैं हम किसी भी प्लांट में फ्लावर कब बनते हैं। तो कोई भी प्लांट में फ्लावर तब बनते हैं जब उसकी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाती है। वेजिटेटिव फेज का कंप्लीट होना सेक्सुअल फेज की स्टार्टिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों बातों से हम बोल सकते हैं कि फ्लावर का फॉर्मेशन तब होगा जब वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाए या रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो। तो किसी भी प्लांट में फ्लावर बनने से पहले दो चेंजेज आते हैं, इंटरनल चेंज यानी हार्मोनल चेंज, यानी फ्लोरिजन हार्मोन बनने लगता है जो वेजिटेटिव बड को फ्लावर बड में कन्वर्ट करता है। तो फ्लावर बनने से पहले फ्लावर बड बनेगी और फ्लोरिजन हार्मोन बनेगा प्लांट के अंदर। ये दो चेंजेज आएंगे, उसके बाद एक्चुअल फ्लावरिंग होगी। अब बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर को मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव कंडेंस शूट कहते हैं। ये प्लांट का मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट है, हमारे लिए इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंसेस हैं, बट किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या होते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं, यानी सरप्राइजिंग एलिमेंट है। जब पहली बार किसी ने देखा तो उसने कहा इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट यानी फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होते हैं किसी भी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए ये भले ही सिर्फ एक खूबसूरत पार्ट हो। अब आगे बात करते हैं हम इसमें। तो हम जानते हैं कि फ्लावर में बेसिकली चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। यहाँ पर हमें सिर्फ गायनेसियम और एंड्रोसियम से लेना देना है, बाकी हमें और बाकी पार्ट से लेना देना नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी इवेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर। फर्टिलाइजेशन से जो पहले हो रहा है स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और पॉलिनेसिस, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा? एक तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, दूसरा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, तीसरा सीड और फ्रूट, सीड का फॉर्मेशन और चौथा फ्रूट का। तो ये चार पार्ट होते हैं, चार प्रोसेसेस फर्टिलाइजेशन के बाद, और तीन पहले और एक फर्टिलाइजेशन। इनको बेसिकली हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले स्पोरोजेनेसिस की बात करें। स्पोर का बनना है स्पोरोजेनेसिस दो तरह का, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का बनना ये मेल सेक्स ऑर्गन में होता है, यानी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमेन, जिसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इस माइक्रोस्पोरोफिल के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन से? माइक्रोस्पोरोफिल यानी स्टेमेन, उसके दो पार्ट। एक तो पतला सा फिलामेंट होता है नीचे, और दूसरा क्या होता है? ऊपर मोटा फूला हुआ पार्ट होता है ट्यूब जैसा, जिसे क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर इसका फर्टाइल पार्ट है, इसी में स्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर इसी में बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर से भर जाता है बट पूरा होने, मैच्योरेशन होने के बाद। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं पार्ट फिलामेंट, इसके दो पार्ट होते हैं। डिस्टल एंड एंथर पर जुड़ा होता है, प्रोक्सिमल एंड टोरस या थैलेमस पर जुड़ा होता है। इसके अंदर मैच्योरेशन के बाद पोलन ग्रेन्स भर जाएंगे।
एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टेमेन का नंबर और स्टेमेन का साइज ये वेरिएबल होता है स्पीशीज वाइज। आगे बात करें हम इसमें, तो जो एंथर होता है एक्चुअल फर्टाइल पार्ट एंथर है। एंथर के अंदर स्पोर बनते हैं और एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं, जो आगे चल करके मैच्योरेशन का पॉलन सैक हो जाता है। तो माइक्रो स्पोरेंजियम के नंबर के बेसिस पर 3 प्रकार के एंथर कहलाते हैं। मोनोस्पोरेंजिएट जिसमें एक ही माइक्रो स्पोरेंजियम है, बाइस्पोरेंजिएट जिसमें 2 होते हैं और टेट्रास्पोरेंजिएट जिसमें 4 होते हैं। 2 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलकर के एक लोब बनाते हैं, तो जो बाइस्पोरेंजिएट होते हैं मोनोलोब्ड कहलाते हैं। जो टेट्रास्पोरेंजिएट 4 स्पोरेंजियम वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइलोब्ड कहलाते हैं। तो ज्यादातर कौन से पाए जाते हैं, यही पाए जाते हैं। ये सिर्फ एक ही में पाए जाते हैं, चाइना रोज में, मालवेसी फैमिली, हिबिस्कस इसका नाम दे रखा है, बाकी मेनली यही होते हैं। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं। आगे बात करेंगे अपन इसमें, तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। आगे बात करेंगे इसमें, तो हम एंथर के डेवलपमेंट की बात करें। देखिएगा, एंथर के डेवलपमेंट की बात करें तो एंथर में शुरुआत में 4 छोटे छोटे कंपार्टमेंट होंगे जो आपको ट्रांसफर सेक्शन में सर्कुलर नजर आएंगे, आपने पढ़ा है। तो ये धीरे धीरे डेवलप करता है। इसके ऊपर शुरुआत में एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस 2 लेयर होती हैं। हाइपोडर्मिस लेयर आगे डिवाइड होकर के 3 वॉल लेयर बनाती है। कौन कौन सी, मिडिल एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। और इसके सेंटर में भर जाता है एक मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल, जिसे हम कॉम्पैक्ट मास, होमोजीनस सेल्स का मास, एक जैसी सेल्स का मास बना होता है, जिसको हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। तो इसके ऊपर मैच्योरेशन के बाद टोटल 4 लेयर हो जाएंगी, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपिटम, जिसमें से ऊपर वाली 3 लेयर प्रोटेक्टिव होती हैं और डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं। क्योंकि एंथर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम और ये मैच्योरेशन के बाद फटता है, तो उसका पूरा नाम होता है डेहिसेंट माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये एंथर का डेवलपमेंट होता है। अब एंथर के अंदर फाइनली अंदर क्या भर जाएगा, इसके अंदर भर जाएगा एक मास है कॉम्पैक्ट सेल का। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैपिटम। टैपिटम पे प्रश्न पूछे जाते हैं। टैपिटम की 2 खास बातें, पहले तो इसके अंदर बाई न्यूक्लिएटेड से मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइड सेल होती हैं और ये एकमात्र ऐसी लेयर है जो न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। बाकी इससे ऊपर वाली 3 लेयर डेहिसेंस और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अब इसके अंदर क्या भरा होगा, इसके अंदर भरा होगा आपका होमोजीनस सेल्स का मास, जिसे क्या बोलते हैं अपन, जिसे बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। उसकी सारी सेल्स में पोलन टेट्राड बनाने की या माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की एबिलिटी है। तो इनको हम पोटेंशियल पोलन मदर सेल या पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। क्योंकि सारी सेल ये काम करती नहीं है, कुछ रह जाती है, लेकिन एबिलिटी सब में होती है, चाहे कोई माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए या ना बनाए। चलेगा, आगे बात करते हैं इसमें। तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है कौन सी, टैपिटम। टैपिटम लेयर बहुत सारे केमिकल भी सिक्रीट करती है न्यूट्रिशन के साथ साथ। इससे एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो कैलेज है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड की वॉल को, कॉमन वॉल को डिसॉल्व करके माइक्रोस्पोर को अलग करके पोलन ग्रेन में बदलने में काम करता है। ऑक्सिन हार्मोन है जो हेल्प करता है पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में। तीसरा है स्पोरोपोलिन। सबसे ज्यादा इसी पे प्रश्न पूछा जाता है। स्पोरोपोलिन दुनिया का मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड है, हार्डेस्ट कंपाउंड है। किसी एंजाइम, किसी टेम्परेचर, किसी प्रेशर, किसी भी केमिकल रिएक्शन से नष्ट नहीं होता, पीएच पे नष्ट नहीं होता। एक फैटी सब्सटेंस है, ये पोलन ग्रेन की सबसे बाहर वाली लेयर बनाता है, जिसको बोलते हैं अपन एक्साइन। ये खोखला कभी भी नष्ट नहीं होगा, अंदर से पोलन ग्रेन खत्म हो जाएगा लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होगा। ये पोलन ग्रेन को फॉसिलाइज करने में मदद करता है। प्लांट के जो भी फॉसिल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा फॉसिल जो है वो पोलन ग्रेन के ही मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली फॉसिलाइज्ड पार्ट यही है, उसका रीजन है स्पोरोपोलिन का एक्साइन के रूप में पाया जाना। पोलन के पॉलिनेशन में हेल्प करने वाला स्टिकी सब्सटेंस होता है और प्रोटीन जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, पोलन के वेबिलिटी में मदद करती है। आगे बात करें अपन इसमें, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं जब सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से रिलीज हो जाते हैं, डेवलप करने लगते हैं, तभी उनको हम पहले तो उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो उनको बोलेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन की मॉर्फोलॉजी की बात करें, साइज में, शेप में, नंबर में डिफर करते हैं स्पीशीज। उनकी
ऊपर जो डिजाइन होती है वो डिफर करती है, वो टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली होती है, सब बातें बताई। डायमीटर देखें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, रेडियस पूछेगा तो जान लोगे। सबसे छोटे सबसे बड़े पोलन ग्रेन अब एनसीईआरटी में नहीं दे रखे तो इनको छोड़ सकते हैं, इसके क्वेश्चन जनरली नहीं आते। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो पोलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर एक्साइन है, स्पोरोपोलिन की बनी है, उसके अंदर एंटाइन है जो सेल्यूलोज पेक्टोज की बनी होती है, उसके नीचे क्या है उसकी सेल मेम्ब्रेन और अंदर उसका बहुत सारा फूड भरा रहता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव सेल होती हैं, डिवाइड करने के बाद वो इसमें बदल जाते हैं। आगे बात करें अपन इसमें तो पोलन ग्रेन्स की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने बताया आपको पोलन विएबिलिटी। पोलन ग्रेन के अंदर लाइफ कित रहती है, जर्मिनेशन की पावर रहती है, इसे क्या बोलते हैं, पोलन विएबिलिटी। लेकिन ये पोलन विएबिलिटी स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। अपन ने पढ़ा है जो व्हीट लाइक ग्रेन्स जो क्रॉप होती हैं, व्हीट राइस, इनके अंदर पोलन ग्रेन हार्डली 30 मिनट तक ही विएबल होते हैं, यानी 30 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। 30 मिनट तक ही उनके अंदर जर्मिनेशन की एबिलिटी रहती है। लेकिन रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन अप टू फ्यू मंथ तक भी सरवाइव करते हैं, यानी फ्यू मंथ में भी वो अपने स्टिग्मा पर पहुंच गए तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जर्मिनेशन होगा। आगे बात करें अपन इसमें तो ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं तो पोलन एलर्जी। एक प्लांट है जिसका नाम है पार्थिनियम, कैरेट ग्रास कहते हैं, ये अमेरिका से वीट के साथ इंडिया आया। ये बहुत सारे ह्यूमंस में एलर्जिक रिएक्शंस, अस्थमा जैसे ही फीवर कॉज करता है, इसे पोलन एलर्जी कहते हैं। आगे बात करें तो आजकल पोलन ग्रेन्स को पोलन टैबलेट और साइरप्स के रूप में, पोलन सप्लीमेंट के रूप में, सप्लीमेंट फूड के रूप में खाया जाता है। स्पेशली रेस हॉर्सेस को खिलाया जाता है, एथलीट्स को खिलाया जाता है, स्टेमिना बढ़ाने की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, तो इनके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा होती है। आजकल लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखते हैं फर्दर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करने के लिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन की बात करेंगे। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है, जब माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं तब हम या सेपरेट हो जाते हैं तब उनको पोलन ग्रेन बोलने लगते हैं, फिर उनका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो डेवलपमेंट एंथर में ही शुरू हो जाता है, यानी इनका डेवलपमेंट एंथर में यानी माइक्रोस्पोरेंजियम में शुरू हो जाएगा, यानी इनका डेवलपमेंट इंसिट्यू होगा। इंसिट्यू का मतलब एट द ओरिजिन प्लेस ही शुरू हो जाता है। लेकिन इनका पूरा डेवलपमेंट एंथर के अंदर नहीं होता, कुछ एंथर के बाहर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट पार्शियली इंसिट्यू और पार्शियली एक्सिट्यू होता है। तो इनके अंदर सबसे पहली जो माइटोसिस है, पोलन ग्रेन के अंदर पहली माइटोसिस एंथर में ही होगी, एंथर में ही होनी है। इससे दो सेल्स बनेंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। यहाँ पर देखिए बताया गया स्पिंडल कैसे बनते हैं, एसिमेट्रिक। जब भी एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे तो समझ लीजिएगा सेल छोटी बड़ी बनेगी। तो बड़ी सेल क्या होती है, वेजिटेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, इरेगुलर शेप का होता है, ज्यादा फूड मटेरियल पाया जाता है। छोटी सेल स्पिंडल शेप होती है, इसका न्यूक्लियस में स्पिंडल्स पाए जाते हैं, और ये डिवाइडिंग सेल होती है, इसको जनरेटिव सेल कहते हैं। इसको बोलते हैं अपन मैच्योर पोलन ग्रेन। तो आपसे पूछा जाए कि मैच्योर पोलन ग्रेन कब बनता है, जब एक पोलन मदर सेल के बाद एक मियोसिस हो जाए, फिर एक माइटोसिस हो जाए, तो क्या बनता है, मैच्योर पोलन ग्रेन। लेकिन अब ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट नहीं है। इस टू सेल्ड स्टेज में ये पॉलिनेशन कर देता है, यानी प्लांट अपने पोलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। कहाँ से, एंथर से। और एंथर की डेhiscence कब होती है, एंथर की डेhiscence होती है ड्राई मीडियम में, फट जाता है, उसकी जो स्टोमियम होती है वहां से वो रिलीज हो जाता है, फट जाता है, और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो पोलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा पर पहुंचना, इसे क्या गलत है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितनी सेल्ड स्टेज पर होता है, 2 सेल्ड स्टेज पर। हालांकि 60% प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज पर, 40% प्लांट में ये 3 सेल्ड स्टेज पर होगा। तो जिन प्लांट में 40% प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होगा, तो उसमें ये जो दूसरी माइटोसिस है जो जनरेटिव सेल में होनी है, जो स्टिग्मा पर होनी, वो भी कहाँ हो जाएगी, एंथर में हो जाएगी। तो 60% प्लांट में ये सेकंड माइटोसिस कहाँ होगी, स्टिग्मा पर। पहली माइटोसिस तो सब में कहाँ होनी है, एंथर में। लेकिन 60% प्लांट में ये सेकंड माइटोसिस स्टिग्मा पर होगी, जबकि 40% प्लांट में ये दोनों ही माइटोसिस कहाँ हो जाएंगी, एंथर में हो जाएंगी, स्टिग्मा पर जाकर के सीधा इसका जर्मिनेशन होगा।
तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। ये बहुत कॉमन है, अक्सर आता है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको फॉर्मूले अलग से लिखवाए। यदि आपसे कोई पूछे कि मेल गैमीट बनने तो उनके लिए कितनी पॉलन मदर सेल की जरूरत पड़ेगी, तो जितने मेल गैमीट बनने उसको 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं और हर एक से 2 क्या बनते हैं, मेल गैमीट। अब नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिक्वायर्ड टू फॉर्म द मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन कितने चाहिए तो आधे कर दीजिएगा, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो इस प्रकार से पूछ सकता है। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितने चाहिए, तो जितनी पीएमसी होंगी पॉलन मदर सेल, और जितने माइटोटिक डिवीजन की जरूरत है उतने ही मेल गैमीट, यानी जितने मेल गैमीट आपसे पूछे कि 10 मेल गैमीट करने के लिए माइटोसिस कितनी चाहिए, तो 10 चाहिए पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन 2 बार डिवाइड करता है माइटोसिस से, तब जाकर के 2 मेल गैमीट बनते। तो ये फॉर्मूले आप समझ लीजिएगा, ये पूछे जा सकता है। अगला है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? गायनेशियम। इसकी यूनिट क्या है? कार्पल। कार्पल किसके इक्विवेलेंट है? मेगास्पोरोफिल के। इस मेगास्पोरोफिल का भी जो फर्टाइल पार्ट है, इसके 3 पार्ट होते हैं मेगास्पोरोफिल के, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। समझ गए ना? तो इसका जो फर्टाइल पार्ट है वो क्या है? ओवरी है। और ओवरी में भी जो मेन पार्ट है, फर्टाइल पार्ट, वो है ओव्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। तो कार्पल का दूसरा नाम मेगास्पोरोफिल है, उसके 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी में भी जो मेन फर्टाइल पार्ट है वो है ओव्यूल, जिसका नाम है स्पोरेंजियम। कौन सा? मेगास्पोरेंजियम। समझ गए ना? एंथर का नाम था माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका मेगास्पोरेंजियम। उसके ऊपर इंटेगुमेंट नहीं थे, फटता था, उसका नाम था डेहिसेंट माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसका नाम है इनडेहिसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। किसी भी गायनेशियम में नंबर ऑफ कार्पल के बेसिस पर मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी कंडीशन होती है। पॉलीकार्पलरी में भी सिनकार्पस और कैसी होती हैं? सिनकार्पस के साथ दूसरी कंडीशन कैसी बताइए मैंने आपको? दूसरी कंडीशन है एपोकार्पस। सारी फ्री है तो एपोकार्पस, सारी फ्यूज है तो सिनकार्पस। ये एग्जांपल याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएंगे। ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल एक इंटेगुमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? न्यूसेलस, डिप्लॉयड सेल है, न्यूट्रिटिव स्पोरोफिटिक टिश्यू कहलाता है, इसके ऊपर कवरिंग है इंटेगुमेंट। ये सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं किसके? इमेच्योर ओव्यूल के। ओव्यूल को इंटेगुमेंट के नंबर के बेसिस पर हम एटैगमिक, यूनी, बाइटैगमिक और ट्राइटैगमिक में डिवाइड करते हैं। हालांकि मेन जो है वो कैसे हैं? एंजियोस्पर्म में बाइटैगमिक ओव्यूल ही पाए जाते हैं। मेजरली क्या पाए जाते हैं? बाइटैगमिक ओव्यूल। वैसे तो ओव्यूल के 6 टाइप हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में 2 ही नाम दे रखे हैं। कौन से? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या इसको एट्रोपस, सीधा ओव्यूल बोलते हैं, जिसमें इस ओव्यूल के अंदर 3, आप यहां पर समझ लीजिएगा, 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फ्यूनिकल, जिसका डंठल होता है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? हाइलम। हाइलम के बाद फाइनल जो पार्ट होता है वो क्या होता है? माइक्रोपाइल। तो 3 मेजर पार्ट हुए, फ्यूनिकल, हाइलम, चैलेजा, माइक्रोपाइल। यदि फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल और चैलेजा एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलते हैं एट्रोपस ओव्यूल। ये केवल कुछ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस या इन्वर्टेड या रिजुपिनेट पाया जाता है। रिजुपिनेट का मतलब क्या होता है? इसकी बॉडी पलट जाती है, उलट जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। इसमें माइक्रोपाइल और हाइलम एक दूसरे के क्लोजेस्ट होते हैं। क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल की। जैसे डेवलपमेंट ऑफ अपन ने माइक्रोस्पोरेंजियम या डेवलपमेंट ऑफ एंथर पढ़ा था, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजियसिस और मेल गैमेटोजेनेसिस साथ में ही पढ़ लिए थे, उसी हेडिंग में आ गए थे। वैसे ही डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल में मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस दोनों आ जाएंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। ओव्यूल के डेवलपमेंट में सबसे पहले शुरुआत होती है न्यूसेलस की एक सेल से। न्यूसेलस की एक सेल जो किधर पाई जाती है? माइक्रोपाइल की तरफ। उसमें सबसे पहले मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद उससे 4 मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर में से चारों फंक्शनल नहीं होंगे, उनमें से 3 माइक्रोपाइल की तरफ वाले डीजनरेट हो जाएंगे, एक चैलेजल फंक्शनल होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड लिखा होता है, तो कई बार इसको 2 मियोसिस काउंट कर लेते हैं आप। नहीं,
ये पूरी एक मियोसिस है, यहां से लेकर के और यहां तक एक मियोसिस है, यानी एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं। 2 मियोसिस मत काउंट कर लेना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड अलग अलग लिखा गया, दोनों को मिलाकर के हम एक ही मियोसिस काउंट करते हैं। गेटिंग द पॉइंट। अब इसमें जो 4 मेगास्पोर बनेंगे 3 डीजनरेट हो जाएंगे। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगे। वैसे भी आप जानते हैं मियोटिक डिवीजन तो एक ही बार होता है, माइटोटिक डिवीजन होंगे, लेकिन माइटोटिक डिवीजन के नाम पर यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। पहला न्यूक्लियर डिवीजन 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे और तीसरे न्यूक्लियर डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इनमें से दोनों पोल पर से एक एक न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा, 3 न्यूक्लियस ऊपर रह जाएंगे एक पोल के, 3 न्यूक्लियस नीचे वाले पोल पर रह जाएंगे। इन 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले इन न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल बन जाएगी। तो इस तरह से इसमें टोटल 6 न्यूक्लियस के ऊपर वॉल फॉर्मेशन होती है, जिससे फाइनली इसमें 7 सेल्ड स्टेज पैदा हो जाती है। भाई देखिए 3 ऊपर सेल बन गए, 3 नीचे, और बीच वाला जो कंपार्टमेंट रह गया जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं वो भी एक सेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल कहते हैं। किसकी? एम्ब्रियो सेल की, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फाइनली जिसमें कन्वर्ट होता है उसका नाम है एम्ब्रियो सेल। तो ये जो आप एम्ब्रियो सेल देख रहे हो ये कहलाता है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। ऊपर वाली जो 3 सेल है उनमें सबसे बड़े वाली सेल एग होती है, उसके साइड में 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। सिनर्जिड्स के ऊपर क्या पाया जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। कहाँ? माइक्रोपाइल की तरफ। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एग एपरेटस। नीचे वाली 3 सेल वो हैप्लॉइड सेल होती हैं, ऊपर वाली हैप्लॉइड, सारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। तो 3 सेल हो गई, 3 ऊपर वाली, बीच वाला जो कंपार्टमेंट है ये भी अपने आप में एक सेल है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एग सेल, क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। और इसमें क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी इसकी प्लॉइडी एक्चुअल में n+n है। लेकिन मान लो n+n ना दिया हो तब आप इसको 2n काउंट कर सकते हैं, तो ये ध्यान दे लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसमें अपन। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद फाइनली आप देखेंगे तो किसी के अंदर इस तरह का एक एम्ब्रियो सैक होगा, उसके चारों तरफ जो होगा इंटेगुमेंट पाया जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। हालांकि ये स्ट्रक्चर मैंने एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये नेट से डाउनलोड करके दे, एनसीईआरटी में ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है। अब आगे बात करते हैं अपन इसमें। तो देखिएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गई, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो गई या मेल गैमेटोफाइट बन गया। अब ये मेल गैमेटोफाइट कहाँ पहुंचना जरूरी है? फीमेल गैमेटोफाइट पर। इस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। क्या नाम है इसका? पॉलिनेशन। तो देखिए पॉलिनेशन का मतलब बेसिक तो आप जानती हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना, या स्टेमन से कार्पल पर पहुंचना, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर पहुंचना। ये 2 या 3 सेल्ड स्टेज में होता है। मैंने बताया मोस्टली प्लांट 60% में 2 सेल्ड स्टेज और 40% प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन की यदि हम बात करें तो पॉलिनेशन को हम सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के बेसिस पर, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पूछा जाता है कई बार कि पॉलिनेशन का जो डिवीजन है वो किस बेसिस पर है। तो सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के बेसिस पर हम पॉलिनेशन को 2 कैटेगरी में काउंट करते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी है भैया जी? ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन 2 टाइप का है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से समझ लीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अंदर होने वाले पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन, और अलग अलग प्लांट के बीच में होने वाले पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। तो पॉलिनेशन बेसिक 2 प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी 2 प्रकार हैं, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी, एक ही फ्लावर के अंदर, फ्लावर एक ही है, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाएं। लेकिन मान लो प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर उसमें अलग अलग लगे हुए हैं और उनके बीच में पॉलन ग्रेन्स इंटरचेंज हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? जिटेनोगैमी कहेंगे। अब यदि प्लांट अलग है तो फ्लावर तो अलग होंगे, तो 2 अलग अलग प्लांट के बीच में होने वाले पॉलिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी कहते हैं। यहाँ पर अभी क्वेश्चन आता है कई बार कि हम इसको किस में इंक्लूड करेंगे। तो यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन मान लो कभी आपसे पूछ ले कि ये इकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली क्या है, तो हम इसको फिर
क्रॉस पॉलिनेशन में काउंट करेंगे। जीनोटिपिकली या जेनेटिकली पूछा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन, कुछ भी नहीं दिया हो तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन यदि फिजियोलॉजिकल या इकोलॉजिकली दे दे तो इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन में इंक्लूड करेंगे। तो एक डिवीजन ये भी चलता है कि यदि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑटोगैमी, और दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एलोगैमी। और फिर एलोगैमी के दो पार्ट कर दिए, वो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं तो क्या कहलाएगा, जिटनोगैमी, और अलग अलग प्लांट के दो फ्लावर हैं तो क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे जीनोगैमी। तो आजकल जीनोगैमी और जिटनोगैमी दोनों को मिला के एक टर्म दिया जाता है जिसका नाम है एलोगैमी। चलेगा, ये सारा हो गया, ये यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाना है, समझ लो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा तो इससे जरूर आए। अब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ऑटोगैमी की चर्चा करें। ऑटोगैमी एक ही फ्लावर के अंदर होने वाला पॉलिनेशन, इसमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी तरह से 100% जीनोटिपिकली फिजियोलॉजिकली सब तरह से ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाए। बात करें तो इसके लिए आवश्यक कंडीशन कौन कौन सी है, ध्यान से समझिए, अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले आवश्यक कंडीशन है इसके लिए क्या, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों होने चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडाइटिज्म। क्या बोलते हैं इसे, बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडाइटिज्म, या इसको एक और नाम देते हैं मोनोक्लाइनस कंडीशन। ध्यान से समझ लीजिए, एक गड़बड़ करते हैं हम कई बार, हम जो एनिमल वाली टर्मिनोलॉजी है वो प्लांट में घुसेड़ देते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं भाई यूनिसेक्सुअल जो एनिमल्स होते हैं उनको हम डायोशियस एनिमल कहते हैं, और जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं उनको हम मोनोशियस एनिमल कहते हैं। एनिमल में तो बात ठीक है, परंतु प्लांट में हम यूनिसेक्सुअल और मोनोशियस, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस और यूनिसेक्सुअल और डायोशियस को एक जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या क्लू है वो समझिए, यहाँ क्या गड़बड़ है। यहाँ पर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो टर्म है वो तो दिए जाते हैं फ्लावर के लिए, और मोनोशियस और डायोशियस जो टर्म है वो दिए जाते हैं प्लांट के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, प्लांट को बाइसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे। तो फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन हुई किसकी, ऑटोगैमी की। अब बात करते हैं, मान लो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन हैं तो सही, बाइसेक्सुअलिटी है फ्लावर में, लेकिन फिर भी मान लीजिएगा फ्लावर में दोनों एक ही टाइम पर यदि मैच्योर नहीं हुए तो भी सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहली कंडीशन रिक्वायर्ड क्या ऑटोगैमी के लिए, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए फ्लावर में। दूसरा, वो दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होनी चाहिए, उनके मैच्योरेशन में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए, समान समय पर एक ही टाइम पर दोनों मैच्योर हो जाए। तो बात, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोगैमी। हालांकि एनसीईआरटी में होमोगैमी टर्म नहीं लिखा इसके लिए। अब नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी। देखिए, हम जानते हैं नॉर्मली पहले फ्लावर बड बनती है, फिर फ्लावर बड ओपन हो जाती है, जैसे क्या बोलते हैं एंथेसिस। फ्लावर बड बनना और ओपन होना दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग। तो किसी भी प्लांट में आप देखें तो फ्लावर बनते पहले फ्लावर बड, फिर फ्लावर बड एंथेसिस के बाद ओपन हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर बड बनने के बाद वो कभी ओपन होकर फ्लावर खुलता ही नहीं है उसमें। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हैं इसको, क्लिस्टोगैमी। तो दो प्रकार के फ्लावर्स हो गए, जो खुल जाते हैं उनको बोलते हैं चेस्मोगैमस, जो नहीं खुलते उनको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। कुछ प्लांट हैं कॉमेलाइना, वायोला जिसको पेंसी प्लांट कहते हैं, ग्राउंडनट, ऑक्जेलिस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे वो प्लांट हैं जिनके अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है फिर इनमें ओपन फ्लावर या चेस्मोगैमस फ्लावर नहीं पाए जाते, इनमें दोनों पाए जाते हैं। जनरली ऐसा होता है कि इनके अंडरग्राउंड जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लिस्टोगैमस, और अबव ग्राउंड जो फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, वो चेस्मोगैमस होते हैं। अब पूछा जाए इन प्लांट में क्या होगा, तो इन प्लांट के अंदर ऑटोगैमी भी होती है और एलोगैमी भी होती है। लेकिन इनके जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं उनमें बिना किसी एक्सेप्शन के अंदर ऑटोगैमी ही होती है, और बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के ऑटोगैमी होती है, और निश्चित ही सीड बनता है। लेकिन जो चेस्मोगैमस फ्लावर हैं उनमें ऑटोगैमी भी हो सकती है और उनमें एलोगैमी भी हो सकती है, उनमें दोनों चांसेस। अब हम बात करते हैं इसमें
तो इसमें एक और कंडीशन पढ़ाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन। ये बड पॉलिनेशन एक्चुअल में बड कंडीशन में फ्लावर के ओपन होने से पहले ही यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो डेफिनेटली ऑटोगैमस ही होगा। तो एक तरह से क्लिस्टोगैमस की छोटी सिस्टर कंसर्न है। तो इसको वैसे दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, पर इसको भी हम एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मानते हैं। किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन। अब आगे बात करते हैं तो दूसरा नंबर आता है एलोगैमी का। एलोगैमी बोले तो इसको बोलते हैं अपन क्या, क्रॉस पॉलिनेशन के इक्विवेलेंट। हालांकि अपन ने पढ़ा इसमें गिटनोगैमी और जीनोगैमी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। डिफाइन कैसे करेंगे? पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर। यदि वो सेम प्लांट के हैं तो जिटेनोगैमी, और अलग अलग प्लांट के हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। मिला के क्या बोलेंगे, एलोगैमी। अब देखिए इसमें एक बात समझ, बोला जाता है कि नेचर में मोस्ट ऑफ द जो प्लांट हैं उनके फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन तब भी आप देखेंगे ज्यादातर प्लांट में होता क्या है, एलोगैमी। ऑटोगैमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑटोगैमी के कुछ ड्रॉबैक है। यदि ऑटोगैमी लगातार होगी तो एक तो उससे वेरिएशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और दूसरा प्लांट की यील्ड घटती जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्लांट अपनी यील्ड को बढ़ाए रखना चाहता है, अपने अंदर वेरिएशन लाना चाहता है, तो ज्यादातर प्लांट की कोशिश ये रहती है कि भले ही उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी कंडीशन डेवलप करते हैं जिससे उनके अंदर ऑटोगैमी होने के चांसेस घट जाएं और एलोगैमी होने के चांसेस बढ़ जाएं। इन सारी कंडीशंस को, सारे स्ट्रक्चर्स को मिलाकर के बोलते हैं अपन क्या, इनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इस पे क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी किसी प्लांट में जो कंडीशन एलोगैमी को फेवर करे और ऑटोगैमी को डिस्करेज करे, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोगैमी होने ही ना दे, लेकिन ऑटोगैमी होने के चांसेस को रोके। ऐसा नहीं कि वो एलोगैमी ही कराए, एलोगैमी के होने के चांसेस को बढ़ाए। तो ऐसी सारी कंडीशंस को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो यहां पर अपन वो कंडीशंस की बात करते हैं। देखिएगा, यदि प्लांट में यूनिसेक्सुअलिटी है, भाई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो क्या उसमें ऑटोगैमी संभव है? असंभव, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर समझ गए ना? तो पूछा जाए कि एलोगैमी को सबसे ज्यादा फेवर करने वाली कंडीशन कौन सी है, तो इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइन। डाइक्लाइनस कंडीशन या यूनिसेक्सुअल कंडीशन का मतलब एक ही है, मेल फ्लावर का अलग पाया जाना, फीमेल फ्लावर का अलग पाया जाना। लेकिन उसमें प्लांट तो एक ही और अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो जो डाइक्लाइनस या यूनिसेक्सुअल कंडीशन है उसमें प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक है मोनोशियस और एक होता है डायोशियस। इस पर क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछा ही जाता है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोनोशियस कंडीशन का मतलब है एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो देखिए, इनमें एक ही प्लांट के बीच में भी पॉलिनेशन हो सकता है, और एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, जिटेनोगामी। यानी इसमें जिटेनोगामी भी हो सकती है, और इस प्लांट से फ्लावर इस फ्लावर के पोलन के इस पर या इसके इस पर जा सकते हैं, यानी दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, इसे क्या बोलते हैं, जीनोगामी। यानी इसमें पूरी एलोगैमी संभव है, जिटेनोगामी भी संभव है और जीनोगामी भी संभव है। किसमें पाया जाता है, कुकुरबिट, मेज और कैस्टर में ऐसा होता है। लेकिन इसके अपोजिट डायोशियस कंडीशन, डायोशियस का मतलब जिसमें मेल प्लांट भी अलग और मेल फ्लावर भी अलग। मेल प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर, फीमेल प्लांट पर सिर्फ फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, डायोशियस कंडीशन। इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन संभव है, क्या, इसमें केवल जीनोगैमी हो सकती है, इसमें जिटेनोगैमी भी संभव नहीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पपाया डेट पाम में ये कंडीशन पाई जाती है। अब फटाफट देख लीजिए जल्दी से। अगली कंडीशन है डाइकोगैमी। मान लीजिएगा किसी फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन है, बाइसेक्सुअलिटी है। यूनिसेक्सुअलिटी में तो ऑटो जो कंडीशन है ऑटोगैमी हो ही नहीं सकती। मान लो बाइसेक्सुअलिटी है तो भी उसमें ऑटोगैमी रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी, मान लो उनके अंदर मेल यानी एंथर का पार्ट का डेवलपमेंट पहले हो जाए, स्टिग्मा का डेवलपमेंट लेट हो, या मान लो स्टिग्मा का डेवलपमेंट पहले हो जाए, एंथर का डेवलपमेंट बाद में हो, तो ऐसे कंडीशन को हम डाइकोगैमी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में बाइसेक्सुअलिटी होते हुए भी प्लांट में किस बात के चांसेस ज्यादा हैं, एलोगैमी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली। अगला क्या है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा के अलग अलग लेवल पर पाया जाना।
भाई एक ही लेवल पर होंगे तो पोलन ग्रेन का इंटरचेंज होना आसान हो सकता है, लेकिन अलग अलग लेवल पर होंगे तो पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के एंथर से अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने में चांसेस की कमी आ जाएगी। तो इसको भी हम एक फेवरेबल चांस कहते हैं किसके लिए? एलोगैमी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए, उसका नाम है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसको हम ऑटोगैमी का जेनेटिक वेरियर कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, क्यों कहते हैं इसको जेनेटिक वेरियर? इस समय जेनेटिक कंडीशन ऐसी है, जीन्स की वजह से ऐसा है कि अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते, यानी खुद का जो पोलन ग्रेन है वो खुद ही के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि कोई स्टिग्मा अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन के लिए स्टेराइल होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। हालांकि इसके बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ लाइन लिखी हुई है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ। ये एक मल्टीपल एलीलिज्म का करेक्टर है, जिसमें यदि पोलन ग्रेन की स्टेरिलिटी एलील स्टिग्मा की स्टेरिलिटी एलील से मैच करेगी तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, लेकिन मान लो वो मैच नहीं करती तो जर्मिनेशन हो जाएगी। आगे बात करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो एक और दे रखा है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है? एंथर और स्टिग्मा के बीच में नेचुरल बैरियर्स पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हर्कोगैमी कहते हैं। अब बात करते हैं, मैंने बताया आपको कि एलोगैमी के अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता जरूर होती है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? ऐसे एजेंसीज, ऐसे कैरियर जो पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको नाम देते हैं हम क्या? उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिक दो टाइप हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग। बायोटिक को आजकल जूफिलस एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो खास बात यह है कि जो एबायोटिक एजेंट होते हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होते, लेकिन जो जूफिलस एजेंट या बायोटिक एजेंट होते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। पूछा जाए पॉलिनेशन में कॉमन कौन है? बायोटिक एजेंट मोर कॉमन ही होता है, ये लेस कॉमन होते हैं। इसमें सिर्फ दो ही हैं, कौन से? वाटर और विंड। विंड और वाटर में भी पूछे तो ज्यादातर क्या है? विंड। वाटर पॉलिनेशन बहुत कम होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली और वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। अच्छा, जो जूफिलस एनिमल एजेंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, देखिएगा उनको अलग अलग नाम भी दिए अपन। इंसेक्ट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन एंटमोफिली। जूफिलस एजेंट में सबसे ज्यादा यही होता है और इसमें भी सबसे ज्यादा बी पॉलिनेशन होता है, हनी बी के द्वारा। बैट से होने वाला और चिरप्टेरोफिली, बर्ड से होने वाला ऑर्निथोफिली, स्नेल से होने वाला मेलेकोफिली, एंट से होने वाला मिर्मैकोफिली, स्नेक से होने वाला ऑफियोफिली, और लार्ज एनिमल से जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? जूफिली। हालांकि एनसीईआरटी में पूरे लिविंग एजेंट को जूफिलस एजेंट के नाम से बोला गया, और बोला गया जूफिलस एजेंट जो होते हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक पॉलिनेशन करते हैं। कैसे? भाई देखिए, कोई मान लीजिएगा गेंदे के फूल पर कोई बैठ गया इंसेक्ट, तो चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि वो दूसरे गेंदे के फूल पर तो बैठेगा ही। हालांकि कोई दूसरा पीला फूल है उस पर भी बैठ सकता है, परंतु वो जनरली उस पर जाकर के तो गेंदे के फूल पर बैठेगा, इसीलिए इसको हम स्पीशीज स्पेसिफिक पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, विंड पॉलिनेशन की हम सबसे पहले बात कर, मेरे साथ जैसे मैं याद कर रहा हूं वैसे ही आप इसको लर्न करिएगा, याद रह जाएगा आप। भाई विंड पॉलिनेशन, हवा में पोलन ग्रेन उड़े, समझ गए ना? तो सबसे पहले नॉन डायरेक्ट पॉलिनेशन है, हवा तो जिधर चल रही हो उधर ही पोलन ग्रेन उड़ा के ले जाएगी, आसान है बात। तो विंड पॉलिनेशन नॉन डायरेक्टिव होता है, पहली बात। इसमें पोलन ग्रेन की वेस्टेज सबसे ज्यादा। क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि पोलन ग्रेन उड़े, अब क्या गारंटी है कि वो फीमेल फ्लावर के ऊपर ही पहुंचेंगे? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? दो बातें हो गई। तीसरी चीज, पोलन ग्रेन जो होते हैं इसमें कैसे होने चाहिए? हल्के, तभी तो उड़ पाएंगे। माइन्यूट, तभी उड़ पाएंगे। और पोलन ग्रेन का जो एंथर है वो ऊपर निकला होना चाहिए, जैसे हवा में पोलन ग्रेन को रिलीज कर दे, हवा में आसानी से उड़ा दे। इसमें जनरली चूंकि सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है पोलन ग्रेन की, तो इस समय पोलन ग्रेन बनते भी सबसे ज्यादा। तो जनरली एनिमोफिलस जो प्लांट होते हैं उनमें पोलन ग्रेन ज्यादा बनते हैं, तो उनमें मेल फ्लावर्स का नंबर ज्यादा, उनमें स्टेमिन का नंबर ज्यादा, और फ्लावर जब ज्यादा होते हैं तो वो इनफ्लोरेसेंस के रूप में पैक्ड होते हैं। इनके जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं यूजुअली उनमें उनकी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल्ड ओवरी वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो इक्का दुक्का पोलन ग्रेन पहुंचना है, तो वो उस
ओव्यूल को आसानी से पॉलिनेट कर दे, नहीं तो वेस्टेज होने के चांसेस हैं। किसके? ओव्यूल के। तो प्लांट कोशिश ये रहती है कि पॉलन ग्रेन के वेस्टेज को तो नहीं रोक सकता, लेकिन ओवरी ऐसी क्रिएट करता है जो सिंगल ओव्यूल्ड वाली होती है। इनमें पॉलन ग्रेन्स में कई बार फ्लोटिंग डिवाइसेस पाई जाती हैं, हवा में उड़ने वाली, जैसे फेदर्स पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन सिनकोना में, पाइनस में, मोरिंगा में, टेकोमा में पाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पाइनस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक हैं किसकी? विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स की। पॉलन ग्रेन अनवेटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उड़े पानी में भीग गए सारे नीचे बैठ गए। नॉन स्टिकी होने चाहिए, ऐसा नहीं उड़े पत्थर वगैरह पे चिपक गए, वहीं चिपके जहां पर उनको चिपक। इनके जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनका स्टिग्मा बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, जिससे कि ऊपर से ही पॉलन ग्रेन को चिपका ले, स्टिकी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के बाद बात करते हैं तो दूसरा नंबर आता है किसका? वाटर पॉलिनेशन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली है। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली में समझ लीजिएगा ध्यान से, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन पहले तो ये बहुत कम प्लांट में होता है। 30 जेनरा के प्लांट में ही देखा गया। सबसे ज्यादा मोनोकॉट्स हैं उसमें, मेजरली मोनोकॉट्स हैं मेनली। पॉलन ग्रेन पानी में जब बह करके जाते हैं तो जनरली कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लॉन्ग फीते जैसे, फिलामेंटस होते हैं, आसानी से तैर जाए। उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है जिससे वो वाटर से प्रोटेक्ट रहें। इनका जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है, एक ही बार पॉलन ग्रेन आज चिपका ले उसके ऊपर, फिर पानी चाहे जितना बहता रहे वो बह करके नहीं जाना चाहिए। अब एक बात यहाँ समझिए, आपसे पूछा जाए कि स्टिग्मा स्टिकी किन में होता है, तो सारे पॉलन ग्रेन को हेल्प करता है, सारे पॉलिनेशन को हेल्प करता है कौन? स्टिकी स्टिग्मा। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? हाइड्रोफिलस प्लांट का। हाइड्रोफिलस प्लांट में तो स्टिग्मा हमेशा स्टिकी ही होता है। बात करें तो ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा कि सबसे कम जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के द्वारा होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म वाटर में है ही बहुत कम। अच्छा, उसमें भी आपसे पूछा जाए कि वाटर पॉलिनेशन किन में होता है, तो आप बोलोगे सिर्फ किन में? जो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, उसमें भी ये पूछ लिया जाए आपसे कि एक्वेटिक एंजियोस्पर्म में कौन सा पॉलिनेशन होता है, तो सब तरह का, विंड पॉलिनेशन भी होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है, वाटर पॉलिनेशन भी होता है। लेकिन पूछा जाए कि मोस्टली एक्वेटिक प्लांट में कौन होता है, तो मोस्टली एक्वेटिक प्लांट में भी इंसेक्ट पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन ही होता है, और मेजरली इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्लांट के फ्लावर पानी के ऊपर पाए जाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में 2 ही नाम दे रखे हैं, वाटर लिली और वाटर ह्यासिंथ, लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा मेजरली जो प्लांट हैं एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, उनमें ज्यादातर में फ्लावर पानी के ऊपर निकले होते हैं, इसीलिए पॉलिनेशन ज्यादातर विंड और इंसेक्ट, और उन दोनों में भी मेनली इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। लेकिन वाटर पॉलिनेशन भी 30 जेनरा के प्लांट में होता है जो एक्वेटिक होते हैं। बात करें यहाँ पर तो ये भी 2 प्रकार का, एपीहाइड्रोफिली और हिप्पोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब पानी की ऊपर सरफेस पर पॉलन ग्रेन चल करके जाएं और फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचे, और अंडर द वाटर करंट डूब करके, 2 तरह के तैराक होते हैं, ऊपर तैरते हैं और डूब करके चले जाते हैं। तो डूब करके जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? उनको नाम देते हैं अपन क्या? उनको नाम देंगे, उनको बोलेंगे हिप्पोहाइड्रोफिली। और जो ऊपर तैर करके जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन दे रखा है? ध्यान से समझ लीजिएगा, एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है वेलिस्नेरिया। कौन सा दे रखा है? वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में बोला गया जो फीमेल फ्लावर हैं वो तो कहाँ पाए जाते हैं? सरफेस पर। जो मेल फ्लावर होते हैं वो पानी में डूबे रहते हैं, वो एंथर को रिलीज करके मैचुरेशन पर तोड़ करके पहुंचा देते हैं सरफेस पर, वहां पर पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं और वाटर करंट के थ्रू, ऊपर वाले वाटर करंट के थ्रू धीरे धीरे फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे फीमेल फ्लावर फर्टिलाइज होते जाते हैं, सिंक होकर के पॉलिनेट होते जाते हैं, नीचे बैठते चले। लेकिन हिप्पोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है? जोस्टेरा, जिसके मेल और फीमेल दोनों फ्लावर अंडर द वाटर पाए जाते हैं। और जोस्टेरा में लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है, फीते जैसे, वो अंदर ही अंदर पानी में जाते हैं और पेडिसिल के ऊपर चिपक जाते हैं, किसके? फीमेल फ्लावर के, और पॉलिनेशन को कंप्लीट करा देते हैं। तो यहाँ पर एक बात एक और समझ लें, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है क्या? ये जो जैसे ये डायग्राम दे रखा है,
ये डायग्राम मेज का नहीं है। हम कई बार इसको मेज के नीचे ही लिखा हो तो मेज का डायग्राम समझ जाते हैं और अपन को क्या लगता है कि मेज के अंदर सबसे बड़े लॉन्गेस्ट स्टाइल और स्टिग्मा है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, टेसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेसल्स कहते हैं। तो हमें लगता है ये टेसल्स हैं, ये टेसल्स नहीं है, ये किसी विंड पॉलिनेटेड प्लांट का ही इन्फ्लोरेसेंस है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाए गए हैं ये स्टिग्मा नहीं है, ये क्या है, ये एंथर है। ये क्या है, एंथर है। तो डायग्राम में एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, इनको लॉन्ग एंथर बोला गया। मान लो कभी लेवलिंग पर आ जाए तो इसको स्टिग्मा मत कर देना, ये क्या है, लॉन्ग एंथर दिखाए गए इस डायग्राम में, इस फ्लावर के अंदर, इस इन्फ्लोरेसेंस में। ये आपको ध्यान देना। तो इस प्रकार से दो प्रकार के वाटर पॉलिनेशन हुए, एपिहाइड्रोफिली और हिपहाइड्रोफिली। अब बात करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हम बायोटिक एजेंट की बात करेंगे। बायोटिक एजेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है इंसेक्ट। ज्यादातर फॉल फ्लावर्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। अच्छा, इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा हनी भी पॉलिनेट करते हैं, तो बी पॉलिनेशन उसमें भी सबसे ज्यादा। इंसेक्ट